नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से बवाल मचा दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने दशहरा समारोह में कांग्रेसियों के लिए ऐसे शब्द कह दिए जिन्हें सुनने के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मंच छोड़कर चले गए। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा एक मंच पर बैठे थे। प्रज्ञा जनता को संबोधित कर रही थी। भाषण देते हुए प्रज्ञा ने अचानक कांग्रेस को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, जिससे पीसी शर्मा नाराज हुए और मंच छोड़कर चले गए। इसे देखकर मंच पर बैठे कई नेतागण असहज दिखाई दिए। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर एक पुराने पोस्टर फाड़ने वाले किस्से को याद करने लगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सांसद बोल गई कि कांग्रेसी इतने गए बीते हैं कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं हैं, लेकिन तब भी विधायक बनते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन संवेदनहीन होते हैं। ऐसे कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे देशद्रोहियों को शर्म आनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इनके लिए भारत में जगह नहीं है। भारत में सिर्फ राष्ट्रभक्त रहेगा। राष्ट्र हिंदुओं के साथ है, राष्ट्रभक्त ही हिंदू होते हैं। साध्वी के भाषण को पीसी शर्मा कुछ देर तो सुनते रहे, उसके बाद नाराज होकर वहां से कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बीजेपी नेता राहुल कोठारी ने उन्हें काफी मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। तो सबसे बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल यह है कि आखिर सांसद प्रज्ञा ठाकुर के जो जुबान है वो आखिर बार बार क्यों बहक जाती है। क्या पीएम मोदी की फटकार के बाद भी प्रज्ञा की जुबान पर लगाम नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि क्या धार्मिक और सामाजिक मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक बयानबाजी के लिए होना चाहिए? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलरेज शेख, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से, राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस से। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि किस तरह की बयानबाजी हुई। बच्चा जब मर जाता है, बीमार होता है, वो रोता है, पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं। बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी, और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं। दशहरे के एक सार्वजनिक मंच जिसमें के माध्यम से विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, रावण और रावण प्रवृत्तियों का नाश किया जाता है, ऐसे मंच पर जहाँ सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ जिस तरह से सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो अपशब्द नर्मदा परिक्रमा वासियों को लिखे कि जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं सब पापी होते हैं, माँ नर्मदा का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों का अपमान किया। ये जनता ने अगर ये पोस्टर लगा दिए थे कि ये गुमशुदा की तलाश, तो जब 2 साल का कोरोना काल आया, जब लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे और उनकी सांसद गायब हो, तो इसके अगर पोस्टर लगाए तो कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। वो जनता जिन्होंने इनको चुना है वो उन्होंने इस बात की मांग की थी और मध्य प्रदेश का व्यक्ति। तो सवाल वही कि आखिर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का अपनी जुबान पर लगाम क्यों नहीं रहता है और आखिर इस तरह के वो बयान क्यों देती हैं जो कि विवादित हो जाते हैं, जिस पर सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। आपको एक और जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले को लेकर, इस बयानबाजी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो वहीं इनका विरोध भी अब शुरू हो गया है और साफ तौर पर कांग्रेसियों का कहना है कि इस मामले को अब बढ़ चढ़ करके उठाया जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह से ये बयानबाजियां देती हैं, जिस तरह से ये बयान देती हैं, ना सोचती हैं ना समझती हैं। चलिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज जी, किस तरह से देखते हैं जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ने एक सार्वजनिक, एक धार्मिक समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, उस मंच से इस तरह का बयान दिया जहां उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जो शायद उन्हें एक सार्वजनिक मंच पर नहीं कहनी चाहिए। एक आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आपके राजनीतिक विचार मेल नहीं खाते, वो एक अलग बात है। उनके लिए राजनीतिक मंच अलग सजाए जाते हैं, चुनावों के मंच सजाए जाते हैं, डिबेट्स में बिठाया जाता है, लेकिन एक धार्मिक कहीं कार्यक्रम होता है जहां दोनों दलों के लोग वहां बैठे हैं, जबकि एक पूर्व मंत्री प्रदेश के वहां पर बैठे हुए हैं, और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करना, क्या ये
बीजेपी के लिए शोभनीय हैं? क्या बीजेपी इनके बयानों का समर्थन करती है, और अगर समर्थन नहीं करती है तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं दिनेश जी, दो चीजें हैं इसकी। एक बात है कि क्या ये पार्टी की लाइन है? पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पार्टी के पदाधिकारियों ने नहीं कहा, पार्टी के प्रवक्ताओं ने नहीं कहा। क्योंकि पार्टी की लाइन जो होती है तो प्रवक्ता बोलते हैं या पदाधिकारी बोलते हैं, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, दोनों में से किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात है, क्या उन्होंने गलत कहा? मेरा मत है कि उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा, क्योंकि आप देखिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी जब एक महिला जो बीमार है, जो कैंसर से लड़ रही है, जिसको इतने सारे रोगग्रस्त है, जब बीमार थी तो कांग्रेसियों ने कोई जनता नहीं लगाए थे, वो उनके खिलाफ पोस्टरबाजी करते हैं। तो ये जो है संवेदनहीनता है, और संवेदनहीनता भारतीय संस्कृति में नहीं होती है, या वो दूसरी संस्कृतियों में जरूर होती है, विदेशी संस्कृतियों में, लेकिन जहां तक इंडियन कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन का विषय है, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं होती है। तो उन्होंने इसलिए ये बात कहा। दूसरी बात आप ये याद रखिए कि वो एक साध्वी है, पॉलिटिशियन नहीं, और राजनीतिक क्षेत्र में जनसेवा के लिए काम करने आई है। तो वो एक पॉलिटिशियन की भाषा नहीं बोलती जैसे हम बोलते हैं, या हमारे राम पांडे जी बोलते हैं, या दूसरे लोग बोलते हैं। हम लोग पॉलिटिक्स में जनसेवा करने के लिए आए हैं और पॉलिटिक्स से ही निकले हैं। तो इसलिए हमारी जो बात होती है वो पॉलिटिकली करेक्ट होती है, और शब्दों का चयन वैसा होता है। लेकिन वो एक साध्वी है, और साध्वी का मन है। जो बात होती है, जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, द मैन यू सी इज द मैन यू हैव, वही चीज उनके साथ है। जो दिखती है वैसी होती है। तो मुझे लगता है कि एक साध्वी की बात के ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनके वचनों को एक साधु के वचन की तरह लें, और साधु का वचन जो होता है वो लाग लपेटे के बिना होता है। तो प्रज्ञा दीदी हमेशा लाग लपेटे के बिना होती है। चलिए, तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी इस तरह की बयानबाजी का सपोर्ट करती है? नहीं, मैंने क्या बोला कि बीजेपी का वो बयान नहीं है, वो उनका खुद का बयान है। लेकिन आप ये भी समझिए कि जो लेकिन आप उस बयान को सही मानते हैं, पार्टी उस बयान को सही मानती है? देखिए, उनका निजी बयान था, ये साध्वी प्रज्ञा का निजी बयान था, लेकिन उसका कंटेंट जो था, वो जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा जिन लोगों ने की थी, किन लोगों ने की थी आप भी जानते हैं। तो कोई इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है मेरे भाई। चलिए पांडे जी, जिस तरह से जो बयानबाजियां की गई, और उसके बाद आपने गुलरेज जी का बयान भी सुन लिया कि किस तरह से उन्होंने बचाव भी कर लिया। जी जी, जैसा कि गुलरेज जी ने कहा कि वो साध्वी है, वैसे तो उनमें कोई गुण नहीं है साध्वी वाले, लेकिन चलो मान लिया जाए तो साध्वी है, तो फिर तो उनको अपनी जबान पर और ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जो साधु होते हैं या साध्वी होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, राग, द्वेष, इन सबसे दूर रहते हैं। उन्हें तो बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो वो साध्वी जो उनको नाम दिया गया है वो बहुत गलत दिया गया है। और मैंने जितनी भी बातें बोली हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई गुण है। फिर आप देखिए, जिस कमेटी ने बुलाया, कांग्रेस को भी बुलाया, बीजेपी को भी बुलाया, कांग्रेस के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक को बुलाया, बीजेपी के सांसद को बुलाया, और एक धार्मिक मंच था, सामाजिक मंच था, और ऐसे जगह पर आपसे सौहार्द की बातें की जाती है। मंच पर आप साथ में बैठे हुए हैं, इस समय मेल मिलाप किया जाता है, ना कि इस तरह की कड़वाहट की बातें की जाती है। आपको जिन लोगों ने बुलाया था आपने उनका भी अपमान किया, जिस समिति ने बुलाया उसका भी अपमान किया। उस समिति के लिए तो कांग्रेस, बीजेपी, पीसी शर्मा जी और प्रज्ञा ठाकुर दोनों बराबर सम्मानीय थे, इसलिए उन्होंने दोनों को बुलाया। तो वहां राजनीतिक बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और यदि आपके दिमाग में कुछ राजनीति की बातें थी भी तो आपने जो काम किए वो काम बताते, या जो आप काम करने जा रहे हैं वो काम बताते। और जो आप भाषा बोलती है वो तो आप हमेशा ही बोलती है। कम से कम कल दशहरा था, एक मेल मिलाप का माहौल था। उस समय दशहरे पर हमेशा बोला जाता है कि अन्याय पर न्याय की जीत हो, अधर्म पर धर्म की जीत हो। तो और जबकि वहां जहाँ साध्वी जी ये भाषण दे रही थी, आसपास सारी शराब की दुकानें खुल रही थी, उन पर उनका ध्यान नहीं किया। तो आप संत है, इस समय आपको आपकी अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए था। अभी जो बोलना भी था आपको राजनीतिक, आपने कितनी महंगाई कम की,
कितनी बेरोजगारी कम की, पेट्रोल आज 116 रुपए हो गया बालाघाट में, डीजल 100 से ज्यादा जा रहा है, गैस ज्यादा जा रही है। और जहां तक संवेदनहीनता की बात करें, 600 किसान शहीद हो गए, आपने कौन सी संवेदना व्यक्त की? संसद में आपने संवेदना व्यक्त नहीं की। जो मजदूर पैदल चले आ रहे थे, रास्ते में मर गए, ट्रेन में मर गए, बस से कुचल कर मर गए, आपने संवेदना व्यक्त नहीं की। ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर गए, संवेदना व्यक्त नहीं की। आज हिंदुस्तान का नंबर भुखमरी में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच रहा है, आपने उन गरीबों के लिए संवेदना व्यक्त नहीं की। रोज अब मध्य प्रदेश महिला दुष्कर्म में नंबर 1 है, आप किसी महिला पीड़ित महिला के घर पर संवेदना व्यक्त नहीं करने गए। जितने भी शिक्षाकर्मी है भोपाल में हड़ताल कर रहे हैं, पिटाई हो रही है उनकी, आप किसी को संवेदना व्यक्त नहीं करने गए। तो संवेदना का पाठ आप दूसरों को पढ़ा रहे हैं। जहां किसान मर रहे हैं, छात्र मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबी से परेशान हैं, आप संवेदना की बात वहां नहीं कर रहे। तो आप साध्वी यदि अपने आप को कहती है तो कम से कम 1% तो वोट रखे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इतिहास ही रच दिया, मतलब आतंकवाद के पहले आरोपी को टिकट दे दिया। कम से कम आरोप मुक्त हो जाती तब दे देते। अभी तो इनके ऊपर आरोप है, अभी ये बरी नहीं हुई है। और आप देखिए इनको जमानत किस बात पर मिलती है कि इनके पैर में चोट लगी हुई है, व्हील चेयर पर चल रही है, इसलिए इनको जमानत मिल रही है। लेकिन ये कबड्डी खेल जाती है, तो कोर्ट को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कितना झूठ बोलती है। कोर्ट में जाती है तो कहती है मेरी टांग टूटी है, मैं व्हील चेयर पर चल रही हूँ। वैसे कभी कबड्डी खेलती है, कभी बास्केटबॉल खेलती है। तो चलिए, साध्वी के नाम पर नौटंकी चल रही है। गुलरेज जी, नर्मदा परिक्रमा लेकर को भी उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा करने से कोई अधर्मी पवित्र नहीं हो जाता, और ये सबको पता है कि ये निशाना किस पर साधा गया था, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की थी पूरी, और साफ तौर पर उन पर ये निशाना साधा गया था। इसको लेकर के भी नाराजगी जताई है। धर्म के विषय में चाहे कोई भी धर्म हो दुनिया का, माना ही जाता है यदि दिखावे के लिए किया जाए तो उसका कोई निहितार्थ नहीं होते। तो दिग्विजय सिंह जी ने एक पॉलिटिकल यात्रा की थी, और उसके बाद उनके जो कर्तव्य हैं वो कहीं भी धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं दिखते। और एक संत हैं, देखिए ये चाहे कांग्रेस के राम जी कुछ भी कहें, जनता उनको संत मानती है, और एक संत के विषय में इस प्रकार की बातें बोलना जो होता है ना, उससे जनता क्रुद्ध होती है, और फिर उसके नतीजे जो आते हैं वो चुनाव में आप लोगों को दिखते हैं। तो उन्होंने एक संत के रूप में दिग्विजय सिंह जी की को पैमाने पे नापा, और वो पैमाने पे जो एक आम आदमी भी नापेगा उनको, तो वो कहीं भी धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं दिखते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं कही मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि मैं या आप या राम पांडे से ज्यादा साध्वी दीदी इस चीज को नापने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि वे खुद धर्म से जुड़ी हुई हैं, वे दीक्षा ली हुई हैं, वे खुद साधु हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज पर हमको उनके बहस नहीं करना चाहिए। धार्मिक मामलों में वो हमसे कई गुना ऊंची हैं, उसका निर्णय उनको करने का अधिकार है। धार्मिक मामलों में साध्वी हैं वो, लेकिन ये अधिकार उनको कौन देता है कि वो ये कहें कि कांग्रेसी देश में नहीं रह सकते, कांग्रेस ये देशद्रोही हैं? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जनरलाइज्ड किया, उन्होंने शायद उन्हीं लोगों के लिए किया होगा जैसे जो किसान आंदोलन में लोगों को भड़का रहे हैं, जो जब कोई महिला यदि बीमार है उसके खिलाफ पोस्टर लगाते हैं, जब कुछ लोग, मेरे भी आप ट्विटर पर जाके देखें, मेरा ट्विटर पे पब्लिक है ना, सब जानते हैं। कल जो वहां पर हुआ, जो बॉर्डर के ऊपर जहां किसानों के नाम पर वहां पर एक व्यक्ति का हाथ काट दिया जाता है, किसान आंदोलन के मंच के बाहर बैरिकेड पे लटका दिया जाता है, जब मैंने उसकी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ लिखा तो लोगों ने, कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोगों ने, वही लोग जो कांग्रेस के का सपोर्ट करते हैं, मुझसे मेरे साथ गाली गुस्सा कर रहे थे ट्विटर पे, आप खोल के देख लीजिए। तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के विषय में कहा होगा मुझे लगता है, जो इस प्रकार की चाहे आतंकवाद को पोषित करने का काम करते हैं अपनी वाणी से। दिग्विजय सिंह जी भी ओसामा जी कहते हैं, खालिस्तानियों को बहुत से लोग पैम्पर कर रहे हैं किसान आंदोलन की आड़ में, और कांग्रेसी उनको खालिस्तानी नहीं मानते। तो इस प्रकार के एलिमेंट्स के विषय में उन्होंने टिप्पणी की हो। चलिए पांडे जी, पीसी शर्मा ने एक बात और कही, उन्होंने बयान दिया उसके अगले दिन
कि जो जिस तरह से सांसद ने बयानबाजी की, जिस तरह से वो बातें वहाँ कर रही थी, उनके विरोध में एक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। तो किस तरह से ये विरोध की बात चल रही है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी? देखिए, विरोध होता है नियत का, सोच का। अब बताइए, ये जब पूरे देश को देशद्रोही बोल रहे हैं, देश कहाँ जाएगा? पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही बोलता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को देशद्रोही बोलती है, सारे किसानों को देशद्रोही बोलती है, कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही बोलती है, ममता बनर्जी की पार्टी को देशद्रोही बोलती है, केजरीवाल की पार्टी को देशद्रोही बोलती है, सपा पार्टी को देशद्रोही बोलती है। मीडिया कुछ बोलता है तो मीडिया को देशद्रोही बोलती है। जो भी इनसे सवाल करता है उसको देशद्रोही बोलती है। सोनू सूद को देशद्रोही बोलती है। अब तो अन्ना हजारे को भी देशद्रोही बोलते हैं। सत्येंद्र सिन्हा को देशद्रोही, अपने पार्टी के लोगों को देशद्रोही बोलते हैं। अब ये सुब्रमण्यम स्वामी को भी देशद्रोही बोलने लगे हैं, बाबुल सुप्रियो को देशद्रोही बोलने लगे हैं, मुकुल रॉय को देशद्रोही बोलने लगे हैं। तो इन्होंने देशद्रोही ऐसा शब्द बना दिया है कि वैसे देखा जाए तो इतनी खतरनाक गाली है कि माँ बहन की गाली से भी ज्यादा खतरनाक गाली है। आप सोचिए कि जिसे आप देशद्रोही करेंगे, बोलेंगे, उसके दिल पर क्या बीतेगी, वो आपके प्रति कैसी सोच रखेगा, वो आपसे फिर प्रेम करेगा या घृणा करेगा या नफरत करेगा। तो जो इनकी जो सोच बनती जा रही है, ये सोच देश को कई टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगी। तो उस सोच को खत्म करने का काम हम उसको करेंगे। और जहां तक नर्मदा यात्रा वाली बात है, दिग्विजय सिंह जी की बात है, 6 महीने नर्मदा यात्रा की, पैदल की, 3600 किलोमीटर की, 500 सालों से उनके घर में भगवान राम की पूजा होती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात चल रही है, ऐसी बातें नहीं पूछी जाती हैं देश में। आप किसी भी कांग्रेसी के घर में देख लेना, किसी के भी आप बिना बुलाए चले जाना, उसके घर में या तो आपको राम भगवान की तस्वीर मिल जाएगी, या कृष्ण भगवान की मिल जाएगी, या दुर्गा माँ की मिल जाएगी, या हनुमान जी की मिल जाएगी। तो दिखावा नहीं करते हैं कांग्रेसी, बाहर जाकर ढिढोरा नहीं पीटते हैं। मैं कहता हूं मीडिया वालों से, बगैर क्वेश्चन किए किसी भी कांग्रेसी के घर में चले जाना, आपको भगवान की फोटो मिलेगी, पूजा घर भी मिलेगा, और आराधना जो होती है, आरती होती है, सब होता है। नौटंकी नहीं होती है, पाखंड नहीं होता है। तो जो कांग्रेस अभियान चलाएगी वो इनकी सोच जो है कैसे भी दुरुस्त हो जाए, नहीं तो सोच का देश कहाँ जाएगा? देश के कई टुकड़े हो जाएंगे। इतनी नफरत फैलेगी देश में, उस नफरत का हम परिणाम देख रहे हैं ना। आज भुखमरी में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच रहा है। भुखमरी में नंबर 1 का पहुंचने का मतलब है आर्थिक स्थिति ध्वस्त, विकास ध्वस्त, देश का सवाला हो गया, देश का कचरा हो गया। पेट्रोल 116 का मतलब है देश गड्ढे में चला गया, कचरा घर बन गया। इतनी महंगाई बढ़ने का मतलब है भ्रष्टाचारी चरम पर है। बस केवल ये मुंह चलाकर कैसे भी जिंदा रहना चाहते हैं, देश को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। धर्म के नाम पर ये अधर्म कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। 1% भी ये धर्म को नहीं मानते, 1% भी ये धर्म को मानते तो मंच से ऐसी गालियां किसी को भी नहीं देते। कांग्रेस ही हो या किसी के लिए गाली नहीं निकलेगी। जो धर्म को मानेगा उसके अंदर प्रेम निकलेगा, प्यार निकलेगा। इन्होंने धर्म की भाषा को ही गलत कर दिया, देश का एक भाषा का स्वभाव था उसको बिगाड़ दिया। गुलरेज जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पहली बार नहीं है, साध्वी प्रज्ञा इससे पहले भी कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुकी हैं, जिनको लेकर के बीजेपी हाईकमान ने भी नाराजगी जताई है। और ये भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये कहा था कि कम से कम आप अपनी जो बयानबाजियां हैं उन पर संतुलन बनाए रखें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रज्ञा नहीं मानती हैं। क्या अब ऐसा लगता है कि कुछ एक्शन होगा? देखिए, इस बात का उत्तर देने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं हूँ। और दूसरी बात, जहाँ तक मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये पार्टी का मत नहीं है, ये पार्टी के शब्द नहीं है, लेकिन साथ में यह भी याद रखिए कि जो प्रज्ञा दीदी हैं वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, तो वो पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं। तो फिर उनको पॉलिटिक्स में लाए क्यों? जब वो पॉलिटिशियन नहीं है तो उनको पॉलिटिक्स में लाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है ना, उसमें हर वर्ग को, चाहे वो धार्मिक वर्ग हो, चाहे वो टीचर्स ग्रुप हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देना जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना में है। तो प्रज्ञा ठाकुर 2-3 चीजों को प्रदर्शित करती हैं। तो धार्मिक वर्ग को भी प्रदर्शित करती हैं, संत समाज को भी प्रदर्शित करती हैं, और दूसरा एक ऐसी महिला जिसके ऊपर टॉर्चर हुआ उसको भी प्रदर्शित करती है। तो जब ऐसे लोग जो होते हैं संसद में होते हैं और संसद की समिति
होते हैं तो वो उन चीजों के ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं जिनसे वो खुद गुजरे हैं। तो इस मनोभाव के साथ रखा है और वह अच्छा काम भी करती है। यदि उनकी संसद की बातों को देखें आप तो संसद में उनका योगदान अच्छा रहता है हमेशा। तो और ये जो बातें है ना कि अभी जो देशद्रोही वाली बात है, अभी मैं नहीं कहूंगा कि राम पांडे जी देशद्रोही है, कहीं भी नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन जो देशद्रोह का काम करे उसके विषय में यदि वो कहती हैं तो वो एक साधु के भाव से कहती हैं। यदि कोई आतंकवाद को सपोर्ट करेगा तो वो देशद्रोही है, कभी कहीं यदि कोई खालिस्तानियों का सपोर्ट करेगा तो वो देशद्रोही है, वो कोई भी हो सकता है। तो उन पर मामले दर्ज कीजिए, सरकार आपकी है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि चल रहा है। फिर जब भी कहीं मौका मिले बस आप उनको देशद्रोही घोषित करके अपना पल्ला झाड़ लें। अगर कोई ऐसा मिलता है, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, इस पर आपको शक है, आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह देशद्रोही हैं, तो आप दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करिए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन ये थोड़ी है कि आप किसी भी मंच पर पहुंचकर ये चिल्लाएं कि दिग्विजय सिंह देशद्रोही है, राम पांडे जी देशद्रोही हैं। अरे हैं तो उनको सिद्ध करके उनको अंदर कीजिए, हटाइए। नहीं, देखिए क्या होता है, पॉलिटिशियन किसी का नाम नहीं ले रहा, इतने चतुर होते हैं कि ये जानते हैं कि यदि कोई गलत काम भी करना है तो उसको पॉलिटिकली और लीगली करेक्ट किस तरह से होके करना है जिससे उनकी चमड़ी भी बच जाए और काम भी हो जाए। तो ये एक लूप होल है सिस्टम के, दुनिया में हर सिस्टम में होते हैं। ये सिस्टम के लूप होल के बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो फायदा उठाते रहते हैं। हमने देखा कि कांग्रेस के भी उठाते हैं, हमने ये भी देखा कि इवन साउथ में तमिलनाडु के कई पॉलिटिशियंस ने एलटीटीई को सपोर्ट किया और पॉलिटिकली करेक्ट रूप में और लीगली करेक्ट रूप में अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया कि कानून के हाथों से बचे रहे वो, लेकिन उनका जो समर्थन था वो एलटीटीई के प्रति था, सब जानते हैं। ऐसे ही कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी आप देखिए ना किसान आंदोलन की आड़ में क्या हो रहा है, किस प्रकार से लोगों के हाथ पे काटे जा रहे हैं और किस प्रकार से भिंडरवाले की पोस्टर्स लग जाते हैं, भिंडरवाले की टी शर्ट चल जाती हैं। तो ये खालिस्तानी एलिमेंट थे और कांग्रेस बहुत सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पूछ लीजिए कांग्रेस प्रवक्ता से, बोले खालिस्तान मुर्दाबाद, बोले भिंडरवाले मुर्दाबाद, बोले कि इस प्रकार के एलिमेंट जो है उनको चुन चुन के बाहर का रास्ता दिखाओ। पांडे जी जी हाँ, आपने भी देखा पर हमने भी देखा कि किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया और जो हत्यारा था वो घर में बैठा रहा, पुलिस उसको पकड़ने नहीं जा रही, गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। गृह मंत्री कह रहा है कि मेरा पुराना रिकॉर्ड देख लो, मैं कैसा था, और आज तक गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है, न इस्तीफा लिया गया है। पुलिस तो हत्यारे को पकड़ने के लिए नहीं गई, उसके घर पर जैसे शादी का इन्विटेशन देने जाते हैं वैसे इन्विटेशन देने जाती थी कि भाई साहब आप कब आओगे, उसने कहा मैं फलानी तारीख को आऊंगा। ठीक है भैया, तो आप आ जाओ। ठीक है, तो ये किसान आंदोलन में यदि आपको कुछ गलत लग रहा है, किसी की हत्या हुई है, उस हत्यारे को पकड़ो, जेल में डालो। यदि उस हत्यारे का हम समर्थन करें तो वो गलत है। किसान आंदोलन में कुछ भी गलत हो रहा है, सरकार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। वहां तो गलत नहीं हुआ तो कीले गाड़ दी, खाई ठोक दी, दीवार खड़ी कर दी, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली आपसे परेशान होकर। आप में इतनी संवेदना नहीं कि आप उनसे मिलने गए, और जिन किसानों की आत्महत्या हुई है या जो शहीद हुए उसमें कई भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे। मतलब ये लोग इतने बेशरम है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित किसानों को भी इन्होंने सांत्वना नहीं दी। तो ये तो हाल है। और बात चली थी साध्वी प्रज्ञा भारती जी की, साध्वी प्रज्ञा भारती जी के बारे में ये बताओ, साध्वी किस बात से है, कौन से प्रवचन देती है, कौन सी भागवत कथा पढ़ती है, कौन सी राम कथा पढ़ती है, कौन सी हनुमान कथा पढ़ती है। साध्वी का जो तमगा दिया है वो क्यों दिया गया है? चुनाव लड़वाना था तो किसी शंकराचार्य से लड़वाना था, किसी संत से लड़वाना था। तो आज ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के चार शंकराचार्य के नाम नहीं बता सकते, माता मंदिर के पुजारी कौन उनका नाम नहीं बता सकते, तिरुपति मंदिर के पुजारी कौन उनका नाम नहीं बता सकते। यदि आपको चुनाव लड़वाना भी था, जो ओरिजिनल संत थे, माता के पुजारी थे, तिरुपति थे, शंकराचार्य थे, निर्मोही अखाड़े के संत थे, जिनकी फांसी लगाकर हत्या कर दी गई महेंद्र गिरी जी की, नरेंद्र गिरी जी की, तो कम से कम जो ओरिजिनल संत है उनको चुनाव लड़वाने थे, उन तक के तो नाम तक नहीं बताया आपको। आपने केवल हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी में पीले वक्त पहन लेता है उसको आप संत बना देते हो। चलिए गुलरेज जी और राम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए
और अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिया है और उस बयान को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल धार्मिक मंच से दिए गया बयान को अब राजनीतिक बयानबाजियों में तब्दील हो गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की जमानत निरस्त होनी चाहिए और इसके लिए कांग्रेस पूरी प्रयास करेगी और कल से ही कांग्रेस जगह जगह पर इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन भी करने की तैयारी बना रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।